हेलो एवरीवन, मैं उत्कृष्ट गुप्ता एक 9 पॉइंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आईटी बॉम्बे में। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए रेजोनेंस वाले फिनोमेना की कंडीशंस निकाल सकते हैं। हम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम तो बहुत कॉमनली पढ़ते ही हैं और हमें पता भी है कि इसमें रेजोनेंस का क्या मीनिंग होता है। जब भी हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो हमारा एक्सटर्नल फोर्सिंग टर्म है उन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो वो क्या होता है, ओवरऑल एनर्जी सिस्टम की क्या होता है उसको वाइब्रेशन में लग जाती है। और साथ ही साथ क्या होता है, डिसिपेशन मतलब वाले टर्म्स काम नहीं करते उसके ऊपर। सो हमारा ओवरऑल उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और उस वजह से वो चीज़ें कैटास्ट्रोफिकली फेल कर सकती हैं। सो बेसिकली हम वो जो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो हमने रिजल्ट निकाला है, हम चेक करेंगे क्या ये चीज़ वैलिड है, ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये 2 डिग्री ऑफ सिस्टम का उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती कहाँ पे, क्योंकि 1 डिग्री ऑफ सिस्टम में सॉल्व करना इज नॉट दैट टफ। हमने उससे रेजोनेंस काफ़ी वाइडली स्टडी किया होता है। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये थोड़ा 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 नया सा दिखेगा, बट स्टिल ओवरऑल बेसिकली दोनों चीज़ें ही बाय द कोर्स सिमिलर ही है। सो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ की इसका रेलेवेंस क्या है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। इसका एक चीज़ ये है कि जो हम भी टॉपिक यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, जो मेथोलॉजी हम देख रहे हैं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए, हम इसी चीज़ को एग्जैक्टली इंटरपोलेट करके एक्स्ट्रापोलेट करके बेसिकली हम N डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, मेथोलॉजी थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा, बट ओवरऑल जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो मोरलेस सेम रहेगा। दैट्स वाई ये वाला एनालिसिस काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है फॉर दैट पर्सपेक्टिव, अगर तुम्हें हायर डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में मूव करना है। दूसरी चीज़ क्या, कि रेजोनेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है सिस्टम की जो कि काफ़ी ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक फेलियर को कॉज कर सकती है। इसीलिए जो भी हमारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशन की चीज़ें बनती हैं, हमारा प्राइमरी गोल क्या होता है कि हम उसके रेजोनेंस वाली सिचुएशन में पहुंचने ही ना दें, क्योंकि रेजोनेंस में अगर वो पहुंचेगा तो हम उसे मैनेज नहीं कर सकते। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक ब्रिज फेलियर। देन उस वाले केस में इतना ज़्यादा विंड की रेजोनेट करने लगा, विंड की एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से वो ब्रिज पूरी तरह से कोलैप्स करेगा। ये बहुत कॉमन इशू है, स्पेशली इन द केस ऑफ स्ट्रक्चर्स। सो ओवरऑल हमारा गोल होता है कि रेजोनेंस जैसा सिचुएशन ना आए। इसीलिए भी हमें रेजोनेंस पढ़ना इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ आर डिजाइन, कि हमारे सिस्टम्स किस फ्रीक्वेंसी में फेल करेगा या हम किस फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेटअप से। हमारा सेटअप अभी देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक मास M1 है, ठीक है, वो कनेक्टेड है दूसरे मास M2 थ्रू अ स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग जो है स्टिफनेस कोफिशिएंट है वो हमारा K2 है। अब वो M1 जो है वो इससे कनेक्टेड है K1 स्प्रिंग के कोफिशिएंट K1 से। सो हम यहाँ पे क्या चीज़ एज्यूम कर रहे हैं कि जहाँ M1 है वो जिस रेफरेंस पोजीशन पे है उसको मैं एज जिस इनिशियली जिस पोजीशन पे उसे मैं एज ए रेफरेंस ले रहा हूँ, और वो अगर इससे इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो मैं उसके डिस्प्लेसमेंट को x1 बोलूंगा। अब यहाँ पे मैं x1 मान रहा हूँ, इसके हाई जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे यानी कि x1 x2 मतलब यानी x1 का डेरिवेटिव यानी कि उसकी वेलोसिटी और x1 का डबल डेरिवेटिव यानी उसका एक्सेलरेशन, मैं सब मान के चल रहा हूँ कि वो इसी डायरेक्शन में होंगे। दूसरी चीज़ ये कि मेरा ये मास M2 है, तो इस पे मैं मान के चल रहा हूँ इसके रेफरेंस जो इनिशियल कंडीशन है उसे रेफरेंस लेके उससे ये इस डायरेक्शन में ये भी मूव कर रहा है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा x2 होगा, टाइम डिपेंडेंट है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट के हायर ऑर्डर्स के भी होंगे, यानी कि जो वेलोसिटी और अपना सॉरी हमारा डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन, तीनों के तीनों एक ही लाइन में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हमारी ये जो assumption है। साथ साथ हम ये मान के चल रहे हैं कि इस मास M1 पे कुछ फोर्स लग रहा है F1T। ये अभी हम एक जनरल फोर्स लेके चल रहे हैं, कोई F1 फोर्स है जो टाइम डिपेंडेंट है, और सिमिलरली हम यहाँ पे एक F2 फोर्स ले रहे हैं जो टाइम डिपेंडेंट है। अभी हमारा सेटअप ओवरऑल ये था, ठीक है। अब सिंस हमें पता है कि ये कैसा है, तो हम इसकी एफवीडी बना के देखते हैं। कूल। सो हम यहाँ पे एक चीज़ करेंगे कि हम M1 मास को बनाएंगे, ठीक है। हम M1 मास में एक चीज़ यहाँ पे और एज्यूम कर लो कि जो हमारा x1 का डिस्प्लेसमेंट है वो x2 के डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा कम है, और ये इसके हायर डेरिवेटिव्स पे भी वैलिड है, मतलब उसकी वेलोसिटी भी x1 की कम होगी, उसका एक्सेलरेशन भी उससे कम होगा। ये assumption मैं बहुत ही जनरलाइज्ड जनरलिटी को लूज किए बिना भी कर सकता हूँ, क्योंकि अगर हमारा वो ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं भी होगा तो हम जिस तरह से इक्वेशन निकाल रहे हैं वो साइन अपने आप ही उसको एडजस्ट कर लेंगे, सो उसका इशू नहीं है। ओवरऑल हमारा गोल क्या है, इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए सॉल्व करना। इसकी जो इक्वेशन आई है वो बेसिकली जनरलाइज होगी अगर हम उसके सारे जितने भी सिंबल्स हैं और जितने भी हम कोफिशिएंट्स लगा रहे हैं, जिसमें भी साइन लगा रहे हैं वो प्रॉपर्ली लगाएं, तो देन इसके रिजल्ट्स को भी हम जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इसका फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो क्या होगा, एक F1 फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, वो तो बाय डिफॉल्ट है। अब यहाँ पे क्या है, ये चीज़ अगर इस तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो मुझे इसके फ्रेम में जाके देखना है। मैं इसके फ्रेम में जाके जब देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा कि ये चीज़ जो है उसके रिस्पेक्ट में सूडो फोर्स लग रहा होगा। सूडो फोर्स क्या होता है, सूडो फोर्स जब हम फ्रेम में जाते हैं तो सूडो फोर्स जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन के अपोजिट उसी एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग जो इनर्शिया फोर्स होता है वो सूडो फोर्स होता है। तो हमारे x1 अगर इस तरफ है एक्सेलरेशन, तो उसका जो सूडो फोर्स होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है, ये। तो हमारा होगा मास टाइम्स हमारा इसका सूडो एक्सेलरेशन x1 डबल डॉट। सिंस मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ आगे बढ़ रही है, ये आगे बढ़ गया तो क्या होगा,
ये जो स्प्रिंग है उसके लिए ये चीज़ आगे बढ़ गई, तो स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया। अगर स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया तो इस चीज़ को पीछे खींचेगा, पीछे खींचेगा तो इस पर फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। तो फोर्स क्या होगा, K1 टाइम्स जितना भी एक्सटेंड हुआ यानी कि X1। ठीक है, हमारे ओवरऑल जो भी 3 फोर्सेस थे, अब इसमें ये एक फाइनल फोर्स ये बचता है। मैंने एज्यूम करा है कि ये X2 ज़्यादा, इसका मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट तेज़ी से आगे बढ़ा, ये वाला ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, मतलब ऐसा मान के चलो ये शुरुआत में ऐसे है, ये चीज़ आगे निकल गई, ये तो क्या हो रहा है, ओवरऑल इनके बीच का जो स्ट्रिंग है वो एक्सटेंड हो रहा है। जो स्प्रिंग अगर एक्सटेंड होगा तो दोनों को खींचेगा अपनी तरफ, इसको ये अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, और इसको ये अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, दोनों को अपनी तरफ खींचेगा। अब इसका एक्सटेंशन कितना होगा, मान लो ये इसके रिस्पेक्ट में आगे बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस। अगर तुम एक को रोक दो, ठीक है, मैं M1 को अगर रोक दूं, तो मैं रिलेटिवली अगर M2 को देखूंगा तो उसको M1 को क्या दिख रहा होगा कि मेरा जो आगे वाला ब्लॉक है M2 वाला, वो मेरे से आगे की तरफ जा रहा है। कितना आगे जा रहा है, इन दोनों की वेलोसिटीज के डिफरेंस के, या इनके दोनों के एक्सेलरेशन के डिफरेंस, मतलब उनका एक्सेलरेशन उन दोनों का डिफरेंस होगा, और सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट भी उन दोनों का डिफरेंस होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, जो लग रहा है वो K2 टाइम्स इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है यानी कि X2 माइनस X1। पॉजिटिव फोर्स होना चाहिए, इससे भी देख सकते हो कि सिंस फोर्स पॉजिटिव होना चाहिए, मैं डायरेक्शन डिफाइन कर दिए। तो क्या होगा, जहाँ पे चीज़ ज़्यादा है यहाँ पे हमें पता है ये दोनों पॉजिटिव है, तो अगर मैं X2 से ज़्यादा डिफरेंस लूँगा X1 से, तभी वो चीज़ पॉजिटिव होगी। तो एक तरह वो तरीका वो भी है, अगर रिलेटिव के टर्म्स में समझ में आ रहा है तो इट्स वेरी वेल एंड गुड, काफ़ी हेल्पफुल है। अब दूसरी चीज़ क्या है, हमारा मास M2 जो है, मास M2 पे एक फोर्स लग रहा है F2 उस डायरेक्शन में। ठीक है, सिंस ये हम इसके फ्रेम में जाके देखेंगे तो हमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा जो इसके एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया वाला फोर्स होगा। तो ये जो होगा वो होगा इसका M2 X2 डबल डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे सिंस एक ही फोर्स है स्प्रिंग का, और वो कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ, और कितना लगेगा इसके बराबर, यही फोर्स यहाँ इस डायरेक्शन में लग रहा है, उस वाली डायरेक्शन में होता है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगना चाहिए फॉर द स्प्रिंग फ्रॉम द न्यूटन सेकंड अपना थर्ड लॉ। तो ओवरऑल हमने एफबीडी बना ली, एफबीडी हमारे पास तैयार है, सेम एफबीडी है जो हमने वहाँ बनाई थी, बस इसमें डिफरेंस है कि हमने यहाँ पे इनर्शिया वाला फोर्स नहीं लिया है, M1 X1 डबल डॉट, और यहाँ पे हमने M2 X2 डबल डॉट का इनर्शिया वाला सूडो फोर्स नहीं लिया है। अब हम क्या करते हैं, इस एफबीडी से मोशन की इक्वेशन निकालते हैं। अब मोशन की इक्वेशन क्या होगी, मैं इसके टर्म्स में निकाल रहा हूँ, मैं लिखता हूँ M1 X1 डबल डॉट प्लस K1 X1। इसमें ये चीज़ जो है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, ये इसका नेगेटिव यहाँ पे इसमें ऐड होगा, K2 X2 माइनस X1, और यहाँ पे जो फोर्स बचेगा वो ये होगा, तो उसे मैं F1 लिख सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। X1 डबल डॉट के संग तो सिर्फ एक ही टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे X1 के संग दो टर्म है, तो वो क्या है, एक K1 है और X1 की नेगेटिव, नेगेटिव टाइम्स पॉजिटिव, तो ये K2 टाइम्स X1 हो गया। यहाँ पे क्या है, X2 के टाइम्स से माइनस K2 है, तो ये माइनस K2 X2 आ गया, जो कि F1 के इक्वल है। फ्रॉम दिस हमने इससे यहाँ तक बस ये इक्वेशन ही निकाली। अब यहाँ पे हम वापस से इक्वेशन को करते हैं, अपना मोशन की इक्वेशन निकालते हैं सेकंड मास के लिए। ये होगा M2 X2 डबल डॉट प्लस K2 टाइम्स X2 माइनस X1, इसको मैं इक्वेट कर रहा हूँ F2 से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, M2 टाइम्स X2 तो है ही, इसको मैं लिख लेता हूँ माइनस K2 टाइम्स X1 प्लस K2 टाइम्स X2 इक्वल्स टू F2। ओवरऑल मैंने दोनों की इक्वेशन को निकाला है, जस्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस निकाली है सिंपली करके। अब यहाँ पे चीज़ देखो, इसमें X1 X2 है बट इसमें X2 नहीं है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि इसमें कि एक X2 डबल डॉट के आगे जीरो मल्टीप्लाइड है, मतलब इफेक्टिवली वो है ही नहीं ना, तो चाहे जीरो मल्टीप्लाई करके भी लिखूंगा तो वही सेम मीनिंग बनाएगा। मैं यहाँ पे क्या मान सकता हूँ कि यहाँ पर एक टर्म गायब है, जो कि X1 डबल डॉट का के आगे जीरो लगा है, वो गायब है यहाँ से। ओवरऑल मेरे पास क्या हुआ, वो टर्म्स गायब है, तो मेरे पास X1 डबल डॉट X2 डबल डॉट, सिमिलरली X1 है और X2 है, ये सब वेरिएबल है एक्चुअली में। बाकी M और K तो हमें पता है, और फोर्स एक्सटर्नल है वो भी हमें मान के चलो पता है। यहाँ पे वेरिएबल है X और X1 X2 और उसके डेरिवेटिव्स। सिमिलरली हमारे पास ये इक्वेशन हो गई। अब मैं इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो ये कैसे आएगी, इस फॉर्म में। मैट्रिक्स कैसे हुआ, मास 1 टाइम्स उसका, मास 1 टाइम्स उसका एक्सेलरेशन M1 X1 डबल डॉट। सेकंड वाले मतलब पहली इक्वेशन में क्या था, सिंस हमने M1 के लिए देखा था कि उसका X2 का जो एक्सेलरेशन है उसके आगे कोएफिशिएंट जीरो था, तो इन दोनों का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी जीरो आएगा। सो इफेक्टिवली मास वाले टर्म्स यहाँ पे कवर हो गए। यहाँ पे क्या हुआ, K1 प्लस K2 था, यहाँ पे K1 प्लस K2 आया था, X1 से मल्टीप्लाइड था, माइनस K2 X2 से मल्टीप्लाइड था, K1 प्लस K2 X1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस K2 X2 से मल्टीप्लाई होगा, और वो इक्वेट हो जाएगा F1 से। तो पहली इक्वेशन हमारी, इसका पहला रो का जो मल्टीप्लिकेशन करके आएगा वो फर्स्ट रो होगी। सिमिलरली देखना सेम तरीके से हमारे सेकंड रो भी आ जाएगी। तो हमने इफेक्टिवली क्या किया, दो इक्वेशन उठाई, उन दोनों को साथ में एज अ मैट्रिक्स प्रोडक्ट, मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये वाली मैट्रिक्स को मैं मास मैट्रिक्स M से डिनोट कर रहा हूँ, ये मैं एज एक्स वेक्टर ले रहा हूँ, इसको मैं स्टिफनेस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स K ले रहा हूँ,
ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के नीचे मैं टिल्डा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ सो दैट ये कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा मैट्रिक्स है कौन सा वेक्टर है। जो भी मैट्रिक्स होगी उसके नीचे टिल्डा लगा है, जो भी वेक्टर है उसके नीचे मैं भी कोई एक्स सिंबल एक्सेस नहीं कर पा रहा। ये अगेन x1 है, हाँ यहाँ पे ये डबल डॉट आएगा क्योंकि ये डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव है, ये x वेक्टर का सिर्फ सिंपल x है और यहाँ पे ये f है हमारा। ओवरऑल हम इस इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ, जो कि बहुत सिमिलर है किससे, वन डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम से। हम यहाँ पे मान के चलते हैं हमारे जो फोर्सिंग टर्म था वो हार्मोनिक फोर्सिंग टर्म था। हार्मोनिक फोर्सिंग टर्म जो बहुत ही कॉमन होते हैं क्योंकि वो सिंस हम तुम्हें पता है फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू हम किसी भी पीरियोडिक फोर्स को एज अ टर्म्स ऑफ साइन और कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इसीलिए वो हम साइन और कॉस के टर्म्स में ही जनरली सारे रिस्पॉन्स निकालते हैं सो दैट कि हमारे पास एनालिसिस करना ईजी रहे। अब प्लस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ही, सो साइन और कॉस के टर्म्स में रिस्पॉन्स निकाल लो तो उसे हम जनरलाइज कर सकते हैं किसी भी फोर्स के लिए। तो मैंने क्या किया, F1 फोर्स होता है, मैंने उसे मान लिया कि कुछ टाइम्स कॉस का, प्लस मैंने यहाँ पे F2 को मान लिया। यहाँ पे हमें ओमेगा पता है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है। अब मान लो हमें अभी के लिए मान के चलो कि वो हमें पता है कि ये कुछ ओमेगा है और हमें ये पता है कि वो फोर्सेस के आगे कितने एम्पलीट्यूड है। सिंस इसका रिस्पॉन्स जो होगा इस सिस्टम का वो अगर साइनोसॉइडल इसके अंदर हो जाएगा, जो भी इसके अंदर चीज़ है साइनोसॉइडल ही जाएगी, उसका रिस्पॉन्स भी साइनोसॉइडल ही होगा। साइनोसॉइडल में साइन और कॉस दोनों आते हैं, ठीक है। पाई/2 का फेस का डिफरेंस होता है, ओवरऑल दोनों का फर्क नहीं होता, पाई/2 से बस शिफ्टेड है। सो हमारा ओवरऑल क्या हुआ कि यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा वो हमें पता है कि इसी के तरह ही साइनोसॉइडल होगा, कॉस के टर्म्स हमें पता है, बट उसके आगे कितना एम्पलीट्यूड होगा वो हमें अभी नहीं पता। हमें एम्पलीट्यूड नहीं पता बट हमें ये पता है उसका रिस्पॉन्स ओवरऑल दिखेगा कैसे। तो मेरा जो वेरिएबल x1 x2 वो बेसिकली उन दोनों के टर्म्स में हमने लिख लिया। इस इक्वेशन में अब देखो मैं यहाँ पे इसका पहले डेरिवेटिव करके दिखाता हूँ। x1 का डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव क्या होगा, x1 टाइम्स कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस ओमेगा आगे आता है, कॉस का साइन हो जाएगा साइन ओमेगा टी, इसलिए मैं सेम तरीके से डबल डेरिवेटिव करूँगा, यहाँ पे बनाएगा। तो ये क्या होगा, माइनस तो वैसे ही है, x1 वैसे कैसे रहेगा, ये साइन का वो क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और कॉस ओमेगा की वजह से डेरिवेटिव होकर बाहर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, माइनस साइन पहले का ही था, ये साइन से कॉस हो गया ओमेगा टी। तो मेरा ये x1 डबल डॉट जो है वो x1 के टाइम्स कुछ कॉस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी के टर्म्स में आ गया। और x1 कॉस ओमेगा टी क्या है, यही तो वही था x1 टी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 टी, मैंने x1 डबल डॉट को लिख लिया। सिमिलरली मैं x2 डबल डॉट को भी लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 टी, सही है। ये ओवरऑल क्या हो जाएगा मेरा x1 और x2 डबल डॉट जो होगा, ये जो है x1 डबल डॉट इसको मैं लिख सकता हूँ x टाइम्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये जो चीज़ है मैंने यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख चुका था, मैं इसको आगे कर लूँगा, इसके आगे क्या लग जाए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस के, फिर से x इज इक्वल टू एक्स, और x कॉमन ले लेते क्या होता है के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, इसको मैंने के से x से मल्टीप्लाई किया, वो आ गया मेरा f। ये एक मैट्रिक्स है, इसको मैं सिर्फ टिल्डा लगाना रह गया बट स्टिल ये पता है कि ये सब मैट्रिसेस हैं। तो क्या हुआ, ये एक मैट्रिसेस है, इसको मैं मान लो अगर ए मैट्रिक्स है टाइम्स कुछ x है इज इक्वल्स टू कुछ f है जो भी एक वेक्टर है, सो ओवरऑल क्या हुआ, ये एक हमारी मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। मैं इसको पहली बात ए इसको निकालूंगा, पता है कि माइनस ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे, सिंपल है, कांस्टेंट कांस्टेंट है, मैट्रिक्स प्रोडक्ट करना है, इन दोनों को निकाल के हम ऐसे कैसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये चीज़ जो होगी वो मेरी क्या है, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाला मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है पूरा, और ये उसका वेक्टर एक्स है, और यहाँ पे जो है ये फोर्स है, सिंपल। अब तुमने अगर मैं हार्मोनिक फोर्सिंग वाले टर्म वाली वीडियो देखी होगी तो यू नो कि हम इसके इस वाली इक्वेशन से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, बट स्टिल इट्स नॉट डिफरेंट। अगर इस वाले के डाउट आए सो यू कैन चेक दैट आउट वीडियो, उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। बट इसके लिए मैं एक हिंट दे देता हूँ कि हम इसे कैसे करेंगे, कि हमें पता है कि अगर एक कोई मैट्रिक्स टाइम कुछ वेक्टर है और वो कुछ वेक्टर बी के इक्वल है, तो इसको मैं एक्स को हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स टाइम्स बी, ठीक है। अब यहाँ पे ए इनवर्स 2x2 मैट्रिक्स को अगर मैं ए लिखता हूँ, जिसमें मैं अगर इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ, तो जो इसका ए इनवर्स होता है वो होता है इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट इन दोनों प्रोडक्ट माइनस इन दोनों प्रोडक्ट, यानी कि ए बी माइनस सी डी, और इसका बदले में इनवर्स क्या होता है, इसके आगे की जगह बी और ए अपनी जगह स्वैप कर लेंगे, सी के आगे माइनस का साइन आ जाएगा, सिमिलरली डी के सामने भी एक माइनस का साइन आ जाएगा। सो ओवरऑल क्या होगा, मैंने एक इनवर्स निकाल लिया, मुझे ये पता है, मैंने इसके अंदर वैल्यू डाली, बी यहाँ पे था ही, दोनों का बस प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, बेसिकली एक्स इज इक्वल्स टू ये जो चीज़ है वो डिटर्मिनेंट है, देख लो ये डिटर्मिनेंट है, इसका इससे प्रोडक्ट हुआ है, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट का डिफरेंस किया बस ओवरऑल। सी डिटर्मिनेंट है किसका, इस वाली मैट्रिक्स का, के माइनस ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर। ये चीज़ क्या है, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर मैट्रिक्स,
और बदले में हमारे से यहाँ पे क्या है, बस ये हमारा फोर्सिंग टर्म है बस ओवरऑल। सो हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन निकाली। अब ये चीज़ हमने कब डिराइव हुई थी, ये हमने तब डिफाइन करी थी जब इसका डिटर्मिनेंट, ये चीज़ कब वैलिड है, जब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब जब ये चीज़ डिफाइंड हो, कुछ पॉजिटिव वैल्यू, तभी डिफाइंड होता है ये इनवर्स। हमने ये रिजल्ट निकाला था फॉर दैट पर्टिकुलर केस। बट एक चीज़ नोटिस करोगे, डिटर्मिनेंट जो है वो 10 टू 0 का है। कहने का मतलब अगर ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है, ये जो इक्वेशन है वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए और जीरो की तरफ बढ़ने लगे वैल्यू, कुछ ओमेगा की वैल्यू इस टाइप से हो कि वो सेटिस्फाई करके इसे जीरो की तरफ ले जाए, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर जो है वो जीरो की तरफ जा रहा है, उसके ऊपर जो भी चीज़ है, मान लो कुछ भी फाइनाइट चीज़ है, नीचे 1/0 की फॉर्म बन जाएगी। 1/0 मतलब ये चीज़ जो है वो जीरो को टेंड कर रही है, बट ऊपर कुछ भी वो फाइनाइट है। तो ये चीज़ जो होती है वो इन्फिनिटी को टेंड करती है, मतलब ये ओवरऑल चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। अब क्या हो रहा है, इस चीज़ की वैल्यू बढ़ने का सिंपल सा मतलब क्या है, ये कुछ भी कांस्टेंट हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट एक्स अगर ये चीज़ का, ये पूरी चीज़ अगर इन्फिनिटी को अपना RHS अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी तो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। x1 x2 इन्फिनिटी को टेंड करने का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो एम्पलीट्यूड था, मतलब वो जो चीज़ें थी, दो बॉक्सेस जो इस कार्ड पे हैं, ये दोनों बॉक्सेस जो कार्ड पर हैं, इनका x1 x2 क्या एम्पलीट्यूड है। अगर इन दोनों का एम्पलीट्यूड बहुत तेज़ी से बढ़ता रहेगा और बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो क्या होगा, वो चीज़ का ही बेसिकली हमारा फेलियर हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग का भी एक कांस्टेंट वो है, कुछ लिमिट होगी, वो इतना सब थोड़ा ना, कितना भी इन्फिनिट होना जा सकता है। तो ओवरऑल क्या होगा कि हमारा उस वाली सिचुएशन में ओवरऑल हमारा सिस्टम क्या है, वो इन्फिनिटली एम्पलीट्यूड का हो जाएगा, जो कि सिमिलर किससे, रेजोनेंसी कंडीशन से। क्योंकि रेजोनेंस में भी क्या होता था, पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होने पे जो एम्पलीट्यूड होता था वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम चीज़ का, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता था। ये सिमिलरली हमारे रेजोनेंसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उस तरफ हमें मूव करा है। सो हमें क्या चाहिए, ये चीज़ को हमें जीरो की तरफ टेंड कराना है, तो हमें रेजोनेंस मिलेगा। कहने का मतलब ये चीज़ है, अगर मेरी चीज़ जीरो को तरफ टेंड करे, या इक्वेट तो नहीं कह सकते क्योंकि फिर वैलिड नहीं है इक्वेशन, मान लो ये जीरो की तरफ टेंड करने लगे, तो x1 और x2 जो है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करने लगेगा। हमें जो पर्टिकुलर ओमेगा जो इस कंडीशन को जीरो की तरफ लेके जा रहा है, उसका लिमिटिंग केस जो होगा वही हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। सिंपल। हमें क्या करना है, इस चीज़ को ही जीरो की तरफ लेके जाना है, जीरो की तरफ इक्वेट कर दो ताकि तुम्हें एक उसका वो मिल जाए, जीरो की तरफ हमारे उसका एक मैक्सिमम में सुप्रीमम मिल जाए उसकी वैल्यू का। सो हम ओवरऑल वो करेंगे, अभी इसे इक्वेट करके उसको ओमेगा को निकालेंगे। ये चीज़ हमारी बेसिकली है क्या, इसका डिटर्मिनेंट है, अपनी मैट्रिक्स कौन सी थी, k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाली मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट है, सही है। और ये चीज़ हमारा क्या है, वो डिटर्मिनेंट ही है, मतलब हमने पहले ही बोला। अच्छा, इस चीज़ का डिटर्मिनेंट है और ये हमें इसको इससे इक्वेट, मतलब बेसिकली हमें इसे जीरो करना है। तो मगर मेरी वाली वीडियो देखिए जिसमें हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल ली थी ऐसे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले सिस्टम की, अगर नहीं देखी तो डू चेक इट आउट, सो दैट तुम्हें इस आगे का कन्वर्सेशन को काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल लगे। हमने उस केस में क्या किया था, हमने जब उसे डिराइव किया था तो हमारी जो पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो इसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से निकलती है। इस डिटर्मिनेंट को इक्वेट करने पे हमें जो कंडीशन मिलती है उसे हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, और उससे जो ओमेगा निकलता है वो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी। यानी कि हम इसे सॉल्व करेंगे, जो हमारे इसमें से ओमेगा निकलेगा वो हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। और मैं यहाँ से भी एक ओमेगा निकालना चाह रहा हूँ, वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला होगा, क्योंकि मैंने बोला कि इससे क्या सिचुएशन आ रही है, ये जब चीज सेटिस्फाई होगी तो वो एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट जाएगा, वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का केस है। ये वाला केस अलग है, ये केस वो है जब उसका हमने देखा था कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालें सिस्टम की, किस फ्रीक्वेंसी पे ये सिस्टम, मतलब उसकी प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं एक तरह से। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से यहाँ पे रिलेट हो गई, कहने का मतलब हमारे नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी है वो दोनों सेम है। ये किस चीज़ को हमारे इंडिकेट कर रहा है, ये एग्जैक्टली उसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो सिंगल डिग्री फ्रीडम हमने रिजल्ट निकाला था, जब हमारा एक्सटर्नल जो फ्रीक्वेंसी फोर्सिंग टर्म होता है वो हमारे नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाता है, तब जाके हमारा सिस्टम रेजोनेंस में पहुंच जाता है। यही एग्जैक्ट चीज़ हमारे साथ यहाँ पे भी हुई है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। सो हमने बेसिकली वो चीज़ प्रूव कर दी कि हाँ ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में भी ये चीज़ वैलिड होती है। ओवरऑल तुम इसका ओमेगा निकालने के लिए उस वाली वीडियो को चेकआउट कर लो, उसमें हमने वो पूरा रिजल्ट निकाला है कैसे, जो ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सो दैट ओवरऑल उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो तुम उस पूरी वीडियो को चेकआउट करो तो तुम्हें पूरा प्रोसीजर बताओगे कि हम इसे कैसे निकाला। इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।